Hello everyone, good morning. Good morning, sir. Good morning. वेद, आपने पिछले लेक्चर्स कवर किए? वेद, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. वेद, आपने पिछले वीक के सेशंस कवर किए? सैटरडे जैसे मैंने एक्चुअली एक थोड़ा सा देखा है, थोड़ा बाकी है. आज कल में कवर कर दूंगा. जल्दी पूरा खत्म. नहीं देखा है. हाँ सर, देखा है. हम्म. आज हम कुछ ऑप्टिमाइजर्स देखेंगे. ऑप्टिमाइजर्स के बाद फिर कल कुछ रिमेनिंग ऑप्टिमाइजर्स प्लस कुछ लॉस फंक्शंस, ये उनको खत्म कर देंगे. तो मेजर थियरी खत्म हो जाएगी हमारी. और नेक्स्ट वीक से हम फिर CNN जो एल्गोरिदम है हमारा वो शुरू करेंगे. ANN खत्म होगा, डीप लर्निंग की 70% थियरी भी खत्म हो जाएगी नेक्स्ट वीक तक. फिर CNN, RNN और LSTM के लिए एक एक सिंगल लेक्चर सफिशिएंट है. उससे ज़्यादा सवाल भी नहीं आते. तो उसे हम एक एक दो घंटे में ख़त्म करेंगे, सैटरडे संडे मिला के. और उसके बाद कुछ GNAI के सेशंस ले लेंगे हम. और GNAI के सेशंस हम लेंगे प्रोजेक्ट करते करते ही. तो नेक्स्ट एंटायर मंथ में आपके प्रोजेक्ट्स चलेंगे, बस दैट्स इट. और उसके बाद फिर वन बाय वन हम रिज्यूमे अपडेट करके आपकी प्रोफाइल अपडेट करेंगे नौकरी के ऊपर. जल्दी रिवाइज करो चीज़ें. कल कुछ क्वेश्चंस भेजे थे मैंने ग्रुप में, पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस, वो कैसे लगे? किसी ने सॉल्व किए खुद? यस सर, ठीक है. अच्छे क्वेश्चन है. हाँ, अच्छी क्वेश्चन है सर. ये देखो, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे रियल एग्जाम में भी. सिंपल होंगे, बट वो आप करने के लिए बैठेंगे तो हो सकता है आप ब्लैंक हो जाओ किसी क्वेश्चन में. वैसे तो लगने में काफ़ी सिंपल लगता है. तो इसलिए क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बस उतना ही हाथ में है. और उनको रिवाइज करते रहना है हर रोज़ आधा घंटा. आज से भी अगर आपने वो वक्त दे दिया तो भी फिर आपका हो जाएगा. कम से कम 60-70 प्रॉब्लम हो जाएंगे अगले महीने तक. क्योंकि मुझे ही कुछ पूछे गए क्वेश्चंस थे वो. इसके अलावा तो कंसेप्ट सारे पता है आपको. इवन विवेकानंद से पूछो, विवेकानंद ने एक रियल इंटरव्यू देखा है, बाद में कनेक्ट कर लेना उसके साथ. कैसे सवाल पूछते हैं क्या नहीं, प्रोजेक्ट के रिलेटेड कैसे पूछ लेते हैं वो लोग. एक तो प्रोजेक्ट के ऊपर पूछ लेंगे 50-60% केसेस में, और 40% क्वेश्चंस तैयार होंगे, वो स्टैटिक होंगे फिर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. व्हाट डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस यू यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट, इन योर मॉडल. ऐसे ही सेम क्वेश्चंस पूछेंगे वो भी. बट यही क्यों यूज किया, वो क्यों नहीं यूज किया, ऐसे भी कुछ सवाल होंगे. तो चैलेंजेस क्या है वो भी पूछ लेंगे वो लोग. तो प्रोजेक्ट्स में चैलेंजेस, जैसे कि काफ़ी बड़ा डेटा था तो आउट ऑफ मेमोरी इशू जा रहा था हमारा. ये रियल टाइम एक प्रॉब्लम है. काफ़ी बड़ा हो, अब इतना बड़ा डेटा आया तो हम क्या कर सकते हैं, एक दो हमने ट्राई किए थे, एक दो सॉल्यूशन. वो क्या थे
एक सॉल्यूशन में हमने डेटा स्टेज किया था, हर कुछ प्रोसेसिंग के बाद डेटा स्टेज करो और उसके बाद फिर से रन करो कुछ नोड्स, तो डेटा स्टेज रहेगा वहां पे और हमें फिर से पुराना कोड रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या है, तो दूसरा सॉल्यूशन हमने जो ट्राई किया था वो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज करना, पैरेललाइजेशन अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, राइट। ये दो अप्रोच तो मुझे पता है, और कुछ है किसी को पता है? सर वो सैम्पलिंग करते हैं लोग, फिर से एक बार पूछ लेंगे। सैम्पलिंग करते हैं। हाँ, सैम्पलिंग, बट पूरा डेटा ही लेना है और जरूरत है हमारी, पूरा डेटा चाहिए हमें, तो कैसे अप्रोच करना है? फीचर इंजीनियरिंग करके डेटा को थोड़ा मिनिमाइज किया जाए कि जो कॉलम पूरे रिलेटेड है उसमें उनसे थोड़ा कुछ कॉलम कम किए जाए, तो फिर नया कॉलम बनाएगा तो डेटा का कॉलम वाइज उसकी वेट कम की जाए, तो थोड़ा वो साइज वाइज भी कम हो जाए। डायमेंशनलिटी रिडक्शन आप बोल रहे हो, जी काइंड ऑफ। जी जी हाँ, तो फीचर इंजीनियरिंग करके या फिर सीधा सीधा डायमेंशनलिटी रिडक्शन एल्गोरिथम यूज करके। वो भी एक वे है, राइट। एक डेस्क का बताया था आपने सर, एक सॉल्यूशन वो लाइब्रेरी वगैरह यूज करके। हाँ, वही डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ, डास्क या फिर पाइसपाथ। तो देखो, डेटा चंकिंग कर सकते हैं, चैट जीपीटी लिखता है। पांडास यूज कर सकते हैं हम, चंक साइज उसमें पास कर सकते हैं, चंक साइज एज अ पैरामीटर इन रीड सीएसवी इटसेल्फ। दूसरा डास्क है, डास्क एक पैरेलल कंप्यूटिंग लाइब्रेरी है, पांडास जैसी ही। तो हम वो पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं डास्क की मदद से या फिर पाइसपार्क की मदद से। पाइसपार्क कंप्लीटली काइंड ऑफ डिफरेंट बैकएंड लैंग्वेज है, राइट। स्पार्क यूज होता है, पाइथन तो रैपर एज अ रैपर यूज करते हैं वहां पे हम। डेटा की सैम्पलिंग भी कर सकते हैं, जैसे अजय बोले, यहाँ पे वो भी लिखा है। फिर डेटाबेस सॉल्यूशन मतलब कुछ डेटाबेस यूज करना, यूज अ डेटाबेस टू स्टोर एंड क्वेरी योर डेटा सच एज एसक्यूएल, perform operations directly in the database and fetch only the necessary data into memory. Then distributed computing, Apache Spark, Hadoop वगैरह यूज करना, can handle large data set. Data compression, compress करना डेटा using gzip और bz2 files. Efficient data formats यूज करना, parquet files है, फीदर है, HDF5 फॉर्मेट्स है, उन फॉर्मेट्स में डेटा लेके आना। इंक्रीमेंटल लर्निंग मतलब पार्शियल फिट नाम का एक पैरामीटर होता है साइकिट लर्न में, तो फिटिंग पार्शियली होती है वहां पे, वो यूज करना। मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइज योर कोड टू रिलीज मेमोरी ऑफ अनयूज्ड ऑब्जेक्ट यूजिंग टेल एंड गार्बेज कलेक्शन, ensure that you are not keeping unnecessary copies of the data in memory. क्लाउड सॉल्यूशंस यूज करना, बिग क्वेरी जैसे, डेटा स्ट्रीमिंग, बिग क्वेरी डेटाबेस है क्लाउड सॉल्यूशन जब वो बोलते हैं। डेटा स्ट्रीमिंग, अपाची काफका to process data in real time as it arrives rather than loading the entire data set at once. तो
कुछ क्वेश्चन कुछ आंसर्स जो है वो काम के हैं, जैसे हमने अभी चंक साइज डिस्कस किया, वो आप बता सकते हो डास्क पांडास का यूज करके। डेटा सैम्पलिंग, डेटाबेस सॉल्यूशन तो कुछ खास है नहीं, बट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग अपाचे स्पार्क बोल सकते हो, डेटा कॉम्प्रेशन बोल सकते हो इनटू gzip, एफिशिएंट डेटा फॉर्मेट्स बोल सकते हो पार्के में, PARQUT, राइट, पार्के फॉर्मेट, .csv जैसा ही वो फॉर्मेट होता है, HDF5, CL फिट, इंक्रीमेंटल लर्निंग, मेमोरी मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो। बाकी क्लाउड सॉल्यूशन, डेटा स्ट्रीमिंग वगैरह कुछ काम की है नहीं। डेटाबेस सॉल्यूशन वो तो वैसे भी डेटाबेस में रहता है, बट डेटाबेस में इतना ह्यूज डेटा है, TB में डेटा है कि हम लेके ही नहीं आ सकते उसको आपके पांडास में या फिर नोटबुक में। वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, लेके आ नहीं सकते, या फिर डेटा है लेके आ रहे हो आप, बट कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद वो आउट ऑफ मेमोरी इशू दिखा रहा है और नोटबुक बार बार क्रैश हो रही है। क्लाउड नोटबुक यूज करना वो कुछ वे है। सर ये डेटाबेस सॉल्यूशन भी तो हमारा बहुत से हो सकता है, जैसे इससे अलग अलग लोग इसमें टैब है, अलग अलग टेबल में हम उससे सेव कर ले, अलग अलग टेबल में सेव कर ले, बट पूरा एक टेबल ही चाहिए, जो रिक्वायर्ड डेटा है वही बहुत ह्यूज है, तो तब वो एक बार हो सकता है problem। हाँ वो थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि जनरली वैसे ही होता है, वो अलग अलग टेबल में होता है। उसको हम कौन सा फॉर्मेट बोलते हैं, किसी को या पता है? वेद, उस थियरी मैं भूल गया हूँ SQL की, बट अलग अलग फॉर्मेट में डेटा होता है। स्टार स्कीमा और क्या 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 होता है वो, स्टार अरेंजमेंट डेटा की, और पेरेंटिक टेबल होता है, सेवरल चाइल्ड्स टेबल होते हैं, क्या क्या हायरार्की हायरार्की और फॉरेन की के बेस में होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन फॉरेन की के बेस में। हाँ हाँ, एक तो स्नोफ्लेक स्कीमा, स्टार स्कीमा, राइट, ये कुछ कुछ स्टार स्कीमा स्कीमा तो एक स्कीमा हो जाएगा सर, मेटा डेटा हो जाएगा, और एक डेटा एग्जैक्टली टेबल आपका। तो देखो जब भी टाइम मिले ऐसी थ्योरी पढ़ते रहो आप भी, आप सब लोग, जैसे उतनी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको काम आएगी कभी ना कभी। सार के पढ़ते रहना है, हमेशा हमेशा पढ़ते रहना। क्योंकि कभी क्या वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे पता नहीं हो, और इवन मतलब कोडिंग में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हो लोग, क्योंकि मैं भी डरता हूँ कोडिंग राउंड में अभी भी, कि ये क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, और वो बहुत एम्बेरस फील होता है फिर अगर आपको नहीं आता है ना। तो इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि हर रोज उसकी प्रैक्टिस करो पहले, फिर ये क्वेश्चन थ्योरी है, थ्योरी क्वेश्चंस आप कर लोगे। एल्गोरिदम बिल्ड करने की प्रैक्टिस करो, कभी कभी वो लोग एल्गोरिदम बिल्ड करने के लिए बोलते हैं। अब या वहां पे क्वेश्चन था कि 3x3 टेंसर बनाना है, अब मैं भूल गया उसका, ये टेंसर क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन आता है उसमें, राइट, कि मुझे 3x3 इंक्लूडिंग नंबर्स 1 एंड 0, अब ये कैसे तैयार करना है वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो एग्जैक्ट कैसे मैं तैयार करूँ उसको। और फिर बाद में मैंने क्या किया कि मैन्युअल क्रिएट कर दिया, मैन्युअली उसमें क्या किया, एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स तैयार किया मैंने। जब वो बोले मुझे कि एक टेंसर क्रिएट करो 3x3 का, तो मैंने 3x3 का एक मैट्रिक्स तैयार कर दिया, इंक्लूडिंग 1 1 0 0 1 1 1 0 1 ऐसे करके मैंने वो मैन्युअली कर दिया, और मैंने वो टॉर्च में कन्वर्ट कर दिया फिर बाद में, कि टेंसर इक्वल टू टॉर्च डॉट टेंसर, और उसमें बोल दिया कि जो मैट्रिक्स मैंने बनाया था मैन्युअली, एक्स नाम का मैट्रिक्स, तो एक्स प्रोवाइड कर दिया उसमें, तो टेंसर बन गया। मुझे वो याद नहीं आ रहा था कि मैं मतलब प्रोग्रामेटिकली उसको कैसे बनाए,
जैसे हम np डॉट जीरोज बना के वो कर लेंगे, या फिर एक अलग अलग वेज, राइट। अब जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैट्रिक्स तैयार करना मतलब क्या है? अरे चल क्यों नहीं रहा पे? फिर से रिफ्रेश कर दो सर ये। अरे नहीं, हैंग हो गया है पूरा सिस्टम। हम 2 मिनट रुकेंगे क्योंकि रिस्पॉन्सिव नहीं रहा। जैसे आप 3x3 मैट्रिक्स बनाते हो, राइट। 3x3 मैट्रिक्स कोई बताएगा कैसे बनाओगे आप? अगर मैं बोलता हूँ आपको कि 3x3 मैट्रिक्स बनाओ कंटेनिंग ऑल जीरोज, हेलो हेलो। सर, नंपाई के थ्रू फिर बना सकते हो। NumPy थ्रू भी कर सकते हो। और 2D लिस्ट बना करके, लिस्ट में लिस्ट डाल करके हम्म 2D लिस्ट बनाएंगे। हाँ, अलग अलग वेज है, आप देख सकते हो, कर सकते हो ट्राई। और टेंसर कैसे तैयार करोगे 3x3? एक वे मिला था उस दिन टॉर्च लाइब्रेरी से, टॉर्च डॉट रैंड फंक्शन यूज करके, तो 3x3 पास करेंगे उसमें। कैसे टार्स डॉट रैंडम, फिर 3x3, और फिर 0 और 1 में चाहिए मुझे सिर्फ। टॉर्च डॉट arraynd फंक्शन यूज करेंगे और उसमें साइज पास करेंगे 3,3, और 3x3 मैट्रिक्स होगा 3। हाँ, कोड बता दो मुझे। पहले टॉर्च इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट टॉर्च, और फिर बाद में करेंगे टेंसर इज इक्वल टू टॉर्च डॉट arraynd पैरेंथेसिस में 3,3, और 0 और 1 के बीच में वैल्यू लेगा। इंपोर्ट टॉर्च, और बाद में दूसरी लाइन में टेंसर इज इक्वल टू टॉर्च डॉट arraynd RAND रैंड हाँ ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में रैंड इंट
नहीं, सिर्फ RAND अच्छा, RAND, ओके, 3,3 दोनों से होगा 3,3, बट उससे पहले 0,2 देना पड़ेगा आपको, 0 से लेके 2 तक, मतलब 1, नॉट इंक्लूडिंग 2, और उसका शेप होगा 3/3, ऐसे करके कुछ फ्लोट लिखना पड़ेगा। वो ये सिंटैक्स से मुझे याद नहीं आ रहा था, तो ऐसे भी हो सकता है। थोड़ा थोड़ा देखा करो बीच बीच में कि आप क्या कर रहे हो। सिर्फ एक्सरसाइज बोली है कंप्लीट करनी है, तो 15 मिनट में आप कहीं से कॉपी पेस्ट करवा के आप कंप्लीट कर रहे हो, ऐसा मत किया करो। तो उसको समझो भी। कॉपी पेस्ट तो ठीक है, वैसे रियल लाइफ में हम वही कर रहे हैं, बट अब जब आप लोगों को ये पूछा जाता है यूजिंग पाई टॉर्च आप क्या करो, वो यूज करो, तो कभी कभी ये होता है कि गलती से इम्पोर्ट पाई टॉर्च लिखा जाता है। अब इम्पोर्ट टॉर्च करना है आपको, पाई टॉर्च नहीं करना। अभी तक मैंने ये टॉर्च लाइब्रेरी नहीं समझाई आपको, बट टेंसर फ्लो हम जो देख रहे हैं प्राइमरीली, वो टेंसर फ्लो और केरास देख रहे हैं, जो आपने सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किए हैं, 2 लाइब्रेरी प्रोवाइड की है। आपको ये भी टॉर्च लाइब्रेरी भी सेम हम आपका आवाज नहीं आ रहा है, कौन बोल रहा है क्या? तो ये लाइब्रेरी भी अपनी है पैरेलली, ठीक है। किसी कोई भी एक ढूंढ के निकालो ऑनलाइन, और इसको भी शुरू कर दो पढ़ना। इम्पोर्टेंट है वो भी काफी। नहीं तो फुल दो, टॉर्च में था हमें। आज लैपटॉप को क्या हो गया है? रिस्टार्ट कीजिए एक बार सर, हो जाएगा क्लियर सर। रिस्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ रिस्टार्ट मांग ही रहा था ये। हाँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं रिस्टार्ट करता हूँ। आप तब तक देखो, मीटिंग अगर क्लोज होती है क्या, मतलब मीटिंग बंद नहीं होनी चाहिए हमारी। ठीक है, मैं देखता हूँ रिस्टार्ट करके एक बार, क्योंकि बहुत दिन हो गया रिस्टार्ट करके लैपटॉप। आज जो ऑप्टिमाइजर्स पढ़ने वाले हैं हम, वो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एक पढ़ेंगे, एसजीडी विथ मोमेंटम पढ़ेंगे, और Lagrad। ये 3 ऑप्टिमाइजर्स आज कवर करेंगे, और कल के लेक्चर में ऑप्टिमाइजर्स अलॉन्ग लॉस फंक्शंस। मतलब हमारी थियरी फिर खत्म हो जाएगी न्यूरल नेटवर्क्स की। उसके बाद फिर स्पेसिफिक कुछ थियरीज है, जैसे CNN के कुछ अलग अलग लेयर्स, उनका इम्पोर्टेंस, पैडिंग क्या होती है, पुलिंग क्या होती है, वो फिर हम धीरे धीरे देख लेंगे। नेक्स्ट वीक तक हमारा वो मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा इसका, मतलब इसी महीने में, सैटरडे नहीं, अगली वीक तक।
चलो स्क्रीन दिख रही है ना आप मेरी? हाँ सर, दिख रही है। यस चलो अब शुरू करेंगे हम स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से। पिछले सेशन में हमने क्या देखा था, किसी को याद है? Activation functions, dropout layers, Initialization. vanishing gradient. एग्जैक्ट पिछले सेशन में, मतलब संडे के सेशन में वो सब देखा था। वेट इनिशियलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ कौन कौन सी टेक्निक से? Uniform distribution. Gloret distribution. वेरी गुड यूनिफॉर्म हे, राइट, हे डिस्ट्रीब्यूशन हे Initializer है normal. राइट। और इसमें एक पैरामीटर आता है ANN में, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। अगर आपको वेट इनिशियलाइज करने हैं गोरॉट यूनिफॉर्म से तो आप कौन सा पैरामीटर पास करोगे? वो भी देखा था हमने, कर्नल इनिशियलाइजर बोल के। अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है, राइट, उसका वेट इनिशियलाइजेशन का, तो कैसे करोगे? उसके लिए पैरामीटर भी देखा था, भूल गए हैं तो फिर से देख लो। मैंने वो आर्टिकल्स भी दो आपके ग्रुप में आपके रेफरेंस के लिए पेस्ट किए हैं। चलिए अब कुछ ऑप्टिमाइजर्स देखेंगे आज से। कुछ ऑप्टिमाइजर्स क्या होते हैं? बट हाँ, ये आपको मतलब इतना समझ में आ रहा है कि कौन कौन सी टेक्निक्स है, इतना डिटेल में। अब किसी को मार्केट में इतना डिटेल में पता नहीं है कि ये यूनिफॉर्म, ये नॉर्मल, गोरॉट यूनिफॉर्म, गोरॉट नॉर्मल, और क्या थी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये वेट इनिशियलाइजेशन है, और कुछ ट्रेडिशनल वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स थी, राइट, रैंडम इनिशियलाइजेशन और जीरो इनिशियलाइजेशन। ये भी बोलना है आपको, ये एक्सप्लिसिटली मैंने लिख के नहीं दिया, बट रैंडम और जीरो इनिशियलाइजेशन। अब कुछ ऑप्टिमाइजर्स देखेंगे। ऑप्टिमाइजर्स क्या करते हैं, किसी को याद आ रहा है? ऑप्टिमाइजर्स Reduce the loss. वेरी गुड, they will reduce the loss with the help of which formula? यस सर। व्हेन न्यू कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? Y minus Y hat square. W इक्वल टू W ओल्ड माइनस, हाँ, ये फॉर्मूला हम जब यूज करते हैं, W Old minus ओल्ड माइनस learning rate. DL Derivative of over loss. with respect to derivative of Rate old। of old weight. ये फॉर्मूला यूज करके हम वेट को अपडेट करते हैं। बेसिकली ऑप्टिमाइजर क्या करता है? रिड्यूस लॉस। बट रिड्यूस लॉस कैसे? वेट अपडेट करके, क्योंकि वही हाथ में एक है हमारे। क्योंकि जो y का फॉर्मूला होता है बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1, ये बीटा वेट होता है, ये w x होता है बेसिकली, राइट। तो ये w अपडेट करना ही हाथ में हमारे, क्योंकि x तो वैसे भी मतलब डेटा में रहता है, ये तो हम खुद से अपडेट नहीं कर सकते, बट ये वाली चीज कर सकते हैं। तो ये वाला कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमाइजर। मशीन लर्निंग में हम क्या यूज करते थे? हम यूज करते थे ग्रेडियंट डिसेंट। अब ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम करता था? वो इस टाइप हम कुछ कर्व देखते थे, राइट, कॉन्वेक्स फंक्शन तैयार होता था।
और ये लॉस है, लॉस कम करना हमारा उद्देश्य है, लॉस विथ रिस्पेक्ट टू वेट। अब यहाँ से अगर वेट इनिशियलाइज किया होगा हमारा इस पॉइंट से, तो वेट आपको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाते 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 वेट को बढ़ा के आप लॉस को कम कर सकते हो, इतना कम कर सकते हो। अगर यहाँ से तैयार हो गया, मतलब यहाँ से इनिशियलाइज हो गया आपका वेट, ज़्यादा इनिशियलाइज हो गया, तो आपको कम करते आना है, फिर कम 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 जब करोगे आप, क्योंकि इनिशियलाइज तो यहाँ हो रहा है, तो ये वैल्यू हो रही है इनिशियलाइज, तो यहाँ से आपको यहाँ तक लेके आनी है उस वैल्यू को, तो बेसिकली कम करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6, ये 6 से आपको 4 तक लाना पड़ेगा, तब आप बोल सकते हो कि हाँ ये ऑप्टिमाइज आपने कर दिया, वेट को यहाँ तक लेके आया, मतलब ये ग्लोबल मिनिमा है, तो इससे कम नहीं होगा वेट, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, तो ये ऑप्टिमम रहेगा। और ऑप्टिमम यहाँ पे आपको लॉस कम से कम मिलेगा, ये लॉस विथ रिस्पेक्ट टू लॉस ये कम मिलेगा, राइट। ये हमने लेकर देखा है। तो इस साइड हम निगेटिव स्लोप बोलते हैं और इस साइड को हम पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं। अब ये यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट में जब आप लॉस कैलकुलेट करते हो, ग्रेडियंट डिसेंट के लिए मशीन लर्निंग का मैं बता रहा हूँ, स्टोकास्टिक में अभी तक आया नहीं है। तो ग्रेडियंट डिसेंट में जब मैं लॉस कैलकुलेट करता हूँ, तो वी कंसीडर हियर, वी consider all the data points, consider all the data points to calculate the loss। मतलब क्या कि जो हम लॉस के लिए यूज करते हैं फॉर्मूला समेशन ऑफ y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर, ऐसे लॉस कैलकुलेट होता है। तो ये समेशन होता है, तो समेशन n इक्वल टू 1 to n होता है। ये मतलब क्या कि ये पूरे डेटा पॉइंट्स का हम लॉस कैलकुलेट करते हैं। मतलब जैसे हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है, x1 है, x2 है, x3 है और y वेरिएबल एक है, और यहाँ पे 2 3 4 ऐसे कुछ वैल्यू है, और यहाँ पे 5 है, बट मेरे मॉडल ने 6 बोल दिया, तो लॉस यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही सारे लॉस को कैलकुलेट करते करते हम यहाँ पे पूरा एक समेशन करते हैं उनका, यहाँ पे समेशन बोला है, राइट, y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर। ये फिर कैलकुलेट कर लेंगे हम पूरे डेटा पॉइंट्स के ऊपर, सिर्फ एक नहीं, सारे। बट स्टोकास्टिक में होता क्या है, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में सिर्फ हम यही प्रोसेस सिर्फ इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए कैलकुलेट करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में वी कैलकुलेट लॉस फॉर इंडिविजुअल रिकॉर्ड, नॉट ऑन होल रिकॉर्ड। मतलब क्या, हम सिर्फ यहाँ पे y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं हर बार। हर बार ऐसे कैलकुलेट होता है एसजीडी में। ये जनरली डीप लर्निंग में हम यूज करते हैं, बट इसके भी काफी सारे ड्रॉबैक्स है। अब वन बाय वन कैलकुलेट करते रहोगे आप, तो थोड़ा सा समय भी ज्यादा लगेगा, कंप्यूटेशनली ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। ये कभी कभी ये होता है यहाँ पे कि कभी ज्यादा नंबर मिलता है यहाँ पे, कभी कम नंबर मिलता है, तो वेट अपडेशन प्रॉपरली होता नहीं है, काफी झिकझैक वे में होता है। एक दूसरा ड्रॉबैक है इसका, तो इसलिए हमने और एक ढूंढ के निकाला, इसी को बोलेंगे हम मिनी बैच एसजीडी। मतलब एक एक को मत भेजो, कुछ कुछ बैच वाइज भेजो, कुछ डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करो, उनका लॉस निकालो, उनको भेज दो वेट अपडेट करने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम मिनी बैच। अब ये बैच वाइज हो गया, ये इंडिविजुअल नहीं है। अब बैच वाइज यहाँ पे क्या होगा, लेस कंप्यूटेशनल रिसोर्स लगेंगे। इसका जो फायदा है, लेस कंप्यूटेशनल रिसोर्स, बट इसका अगेन एक ड्रॉबैक है। अब ड्रॉबैक क्या है, मैं एक काउंटर प्लॉट दिखाता हूँ आपको, राइट। ये आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लेक्चर्स में देखा होगा, या
सारे लोग तो वही थ्योरी पढ़ाते हैं जो एंड्रयू एनजी पढ़ा रहा है। तो सिमिलर आपको ये एग्जांपल मिलेंगे सब जगह पे। अब अगर ये काउंटर प्लॉट है, काउंटर प्लॉट का मतलब यही है चीज, टॉप व्यू से देख रहे हो सिर्फ आप, तो ये गोला दिखाई देगा, राइट, ये गोल दिखाई देगा, गोल में गोल 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 गोल, या फिर एक सिंगल गोल। तो हमारे समझने के लिए मैं मल्टीपल गोल मतलब मल्टीपल सर्कल निकाल रहा हूँ। ये बेसिकली यही है, ये फंक्शन है ये। अब यहाँ पे ऐसे स्मूथ जाता है अपना ग्रेडियंट डिसेंट वाला। कन्वर्ज जब होता है, कन्वर्ज मतलब यहाँ से यहाँ आना, तो ये स्मूथ प्रोसेस होती है। यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये पूरा एक स्मूथली जाता है, क्योंकि पूरे डेटा सेट के ऊपर एक ही बार कैलकुलेट करते हैं हम लॉस। बट यहाँ पे मिनी बैच कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये जाएगा तो सीधा नहीं जाएगा वो। जैसे यहाँ पे अगर यही मैं दिखाऊं आपको, ये वाला ग्रेडियंट डिसेंट वाला यहाँ पे टॉप व्यू में कैसे दिखता है, तो ये सिंपल स्ट्रेट लाइन दिखती है ऐसी। तो ये जो वेट है, ये वेट, तो यहाँ ये वेट, तो यहाँ से यहाँ जाएगा पहले, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे धीरे 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 करके वो सीधा जाता है, क्योंकि एक ही बार ऑपरेशन हो रहा है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बैच वाइज जा रहा है, तो बैच वाइज कभी मतलब उसको थोड़ा सा ज्यादा लॉस मिल रहा है, कभी कम मिल रहा है, कभी ज्यादा मिल रहा है, कभी कम मिल रहा है, कभी ज्यादा, क्योंकि वो बैच वाइज जा रहा है। अब तो ऐसे झिगजैग पैटर्न बना के जाएगा वो, स्मूथ नहीं जाएगा। तो पैटर्न कैसे बनाएगा वो, कभी यहाँ से यहाँ जाएगा, कभी यहाँ से यहाँ जाएगा, कभी यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ से यहाँ, और ये फाइनल यहाँ जाएगा। तो थोड़ा सा झिगजैग पैटर्न तैयार करता है। ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होगा, कन्वर्जेंस विल हैपन स्मूथली, ये स्मूथली कन्वर्जेंस हो रहा है। बट यहाँ पे बैच वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं, हर बैच थोड़ी सी सेंड हम कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा वेट अपडेट कर रहे हैं, फिर एक बैच भेज रहे हैं, उसके बाद थोड़ा वेट अपडेट कर रहे हैं, सेम वेट अपडेट कर रहे हैं, तो ये जिगजैग पैटर्न से अपडेट होता रहेगा, ऐसे स्मूथली नहीं अपडेट होगा। जैसे जैसे बैच वाइज आपको रिजल्ट मिलेंगे वैसे वैसे वो अपडेट होता जाएगा। In mini batch SGD, convergence will not happen smoothly. कुछ ऐसे पैटर्न लेगा वो, zigzag टाइप पैटर्न। तो इसी को हम नॉइज बोलेंगे। अब एक प्रकार की वो नॉइज जनरेट कर रहा है अननेसेसरी। अगर आपने ये स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूज किया आपके न्यूरल नेटवर्क में, तो इस टाइप कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा नॉइज। आपने जो यूज किया है अभी तक, क्या आप बता सकते हो कौन सा यूज किया है ऑप्टिमाइजर? क्लासिफिकेशन एडम किया है, वेरी गुड। एडम जनरली हम वो सबसे अभी तक का एडवांस ऑप्टिमाइजर है। आपने डायरेक्टली वही यूज किया है, बाकी तो यूज नहीं किया है, पर करने भी नहीं है हमें। बट ये अगर नॉइज अवॉइड करना है हमें, तो आपको चाहिए एक नया ऑप्टिमाइजर, उसको बोलेंगे हम ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम। मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे और थोड़ा सा स्मूथनिंग इफेक्ट लेके आएंगे। वो झिगजैग चल रहा है, तो उसकी जगह पे हम स्मूथ करेंगे उसको। मतलब झिगजैग जो ऐसे चल रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ तक पहुंच रहा है, तो हम उसको स्मूथ करते हैं ऐसे। कंप्लीटली वो एकदम 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 से स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी उसकी, बट थोड़ा सा वो इस टाइप बनेगा। मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब इस टाइप, यहाँ जाएगा फिर। तो इस टाइप वो पैटर्न तैयार करेगा ऐसे, मोमेंटम ऐड करने के बाद। मोमेंटम का मतलब मूविंग एवरेज है, हम वो देख लेंगे अभी एक मिनट में। बट उससे पहले थोड़ी सी और यहाँ पे थियरी देखते हैं हम।
कि और क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं ये ऑप्टिमाइजर यूज करने के बाद, जो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है वो ऑप्टिमाइजर यूज करने के बाद और क्या प्रॉब्लम आ, एक तो प्रॉब्लम आ गया नॉइज का, राइट। अब दूसरे कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए फिर हमारे पास स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट विथ मोमेंटम वाला एक ऑप्टिमाइजर अवेलेबल है। अब हमें जनरली पता है कि इस टाइप कर्व होता है, राइट, कॉन्वेक्स कर्व बोलते हैं उसको, कॉन्वेक्स फंक्शन बोलते हैं, और लॉस कम करना उद्देश्य होता है, मतलब जहां पे डेरिवेटिव 0 आ गया तो हमारा ये पॉइंट अचीव हो गया, और यही पॉइंट चाहिए हमें। यहाँ पे अगर कैलकुलेट किया आपने डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट, तो यहाँ पे ये जनरली पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी, राइट। और अगर ये कैलकुलेट किया यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट, तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आएगी अगर यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ तो आपका वेट, राइट। आपको चाहिए ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आने के लिए डेरिवेटिव आपका 0 चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्लोप है। स्लोप है मतलब क्या है, अब स्लोप होना मतलब क्या होता है, ये स्लोप जब कैलकुलेट करते हो डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है, राइट। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ वेट x का मतलब क्या होता है, ये लाइन कितनी चेंज हो गई है, हाउ मच y changes if x changes by 1 यूनिट होता है। डेरिवेटिव कैलकुलेट करना मतलब अगर मैंने x की वैल्यू इतने से बढ़ाई तो y की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, ये कैलकुलेट करना मतलब ये स्लोप वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये स्लोप, राइट। तो यही कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे हम, ये स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर लाइन कुछ ऐसी आ रही है, ये स्लोप 0 कैसे होगा, अगर ये लाइन से भी स्लोप 0 होगा आपका, तो x अब सॉरी ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन से x डेरिवेटिव आपका 0 होगा, स्लोप 0 है यहाँ पे, राइट। स्लोप 0 यानी क्या, अब यहाँ पे x बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया x, बट y बढ़ रहा है क्या, y की वैल्यू नहीं, ये तो कांस्टेंट ही चल रही है, इसका मतलब यहाँ पे अब स्लोप नहीं है। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, बट यहाँ पे आने के बाद वो खत्म हो रहा है स्लोप, हमें ये चाहिए होता है। डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट 0 आ गया तो पूरा इक्वेशन अनचेंज्ड होता है कि n इंटू ये टर्म, ये टर्म 0 हो गई तो लर्निंग रेट भी 0 हो गया, पूरा वो टर्म 0 हो गई, तो ओल्ड वेट इक्वल टू न्यू वेट होगा यहाँ पे। यहाँ पे वो अपडेट अब आगे नहीं होगा इसके आगे, क्योंकि W न्यू का क्या फॉर्मूला है, W न्यू इक्वल टू W ओल्ड माइनस लर्निंग रेट डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट। अगर ये टर्म 0 हो रही है, 0 स्लोप के कारण, इस यहाँ पे आने के कारण, तो ये इसका मतलब ये अब सेम होने लगा, तो उसको पता चल जाता है कि ये सेम हो रहा है, तो मैं अब वेट अपडेट करना बंद करूंगा, ये ऑप्टिमम वेट तक मैं पहुंच गया हूँ, उसको ये लगता है। और ये सही भी है मशीन लर्निंग के मामले में। यहाँ पे सैडल पॉइंट, इसको सैडल पॉइंट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे आप डालोगे उसको सैडल पॉइंट बोलेंगे। अब ये सही है यहाँ पे, बट आप क्योंकि मिनी बैच स्टोकास्टिक ग्रेडियंट यूज कर रहे हो आप, तो कर्व ऐसे नहीं तैयार होगी, नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन तैयार होगा यहाँ पे, और वो कैसे दिखेगा, इस टाइप दिखेगा। यहाँ पे अब मल्टीपल लोकल मिनिमाज आ गए, ये ग्लोबल मिनिमा यहाँ पे एक ही है, ग्लोबल मिनिमा बोलते हैं हम, यहाँ पे भी एक ही है, ये ग्लोबल मिनिमा है, बट यहाँ पे काफी सारे लोकल मिनिमास भी आ गए पिक्चर में, ये जैसे लोकल मिनिमा है। अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मिनी बैच स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज करने के लिए लॉस। अब ये क्या होगा, पर बैच वाइज कैलकुलेट कर रहा है ये मिनी बैच वाला,
और ये बैच वाइज कैलकुलेट करने के बाद ये बैच वाइज लॉस मिल रहा है उसको, ऐसे ऐसे करके। अब बैच वाइज अगर लॉस भी मिल रहा है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है फिर। ये जो मल्टीपल सैडल पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे अगर आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो फिर से वो 0 आ रहा है, क्योंकि ये सैडल पॉइंट का स्लोप देखो, हॉरिजॉन्टल स्लोप 0 है, स्लोप यहाँ पे भी 0 है स्लोप, राइट। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो अगर यहाँ पे आ गया वो और गलती से उसने ये 0 कर दिया तो वो समझेगा कि मैं ग्लोबल मिनिमा तक आ गया और ये दोनों सेम अब हो रहे हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि वो मैं अपडेट कर सकता हूँ इनको, और वो यहीं पे रुक जाएगा। अब ये तो गलत है यहाँ पे रुकना, अब ग्लोबल तो यहाँ पे है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, फॉर एवरी लोकल मिनिमा हमें ये इक्वेशन मिल रहा है, ऐसे हो रहा है वो, हर एक यहाँ पे 0 मिल रहा है। सो वेट विल नॉट अपडेट एंड द वेट्स आर कंसिडर्ड एज परफेक्ट वेट्स। तो यहाँ पे उसको वो लगता है कि जो मुझे वेट मिला है वो परफेक्ट मिला है, तो मैं अब अपडेट नहीं करूंगा, राइट। ये गलत बात है। अब ये जो नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन बना है वो क्यों बना है आपको ये पता चल गया। ये जनरली मिनी बैच स्टोकास्टिक ग्रेडियंट यूज करने के कारण बनता है। जनरली डीप लर्निंग टेक्निक्स में ऐसी कर्व बनती है, बिकॉज सो मेनी पैरामीटर्स, राइट। और न्यूरॉन्स भी होते हैं, लेयर्स भी होते हैं, अलग अलग लेयर्स होते हैं, और मेन प्रॉब्लम उसका ये यूज करना है मिनी बैच स्टोकास्टिक ग्रेडियंट, क्योंकि लॉस आप कैलकुलेट कर रहे हो थोड़े थोड़े डेटा पॉइंट के ऊपर, तो हर वक्त आपको ग्लोबल मिनिमा तो नहीं मिलेगा, आपको लोकल मिनिमा मिलते रहेंगे। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ग्लोबल मिनिमा का कंसेप्ट है, ग्लोबल मैक्सिमा का क्यों नहीं है? क्योंकि ये ये कितना भी ऊपर जाएगा, यहाँ पे वो लिमिट नहीं है, इसलिए ग्लोबल मिनिमा हम नहीं बोलते। ग्लोबल मिनिमा का यहाँ पे कोई कंसर्न है ही नहीं हमारे लिए। अब इसको थोड़ा सा ये इशू को रेक्टिफाई करने के लिए हम लेके आए एसजीडी विथ मोमेंटम। विथ मोमेंटम अब फिर से हम काउंटर प्लॉट वो निकालते रहे। अपने अब मैं ग्रेडियंट डिसेंट का नहीं दिखाता आपको, सीधा हम स्टोकास्टिक पे जाएंगे, मिनी बैच स्टोकास्टिक पे। तो ये जिगजैग पैटर्न आप तैयार करके ग्लोबल मिनिमा तक जा रहा है। आप इसी को टॉप व्यू मतलब ऊपर से देख रहे हो तो ये गोल दिख रहा है, राइट। तो इस टाइप जा रहे हो आप, जिगजैग थोड़ा सा बन के, स्मूथ नहीं है ये। अब मोमेंटम ऐड करने के बाद स्मूथनेस आएगा उसमें। अब मोमेंटम कैसे ऐड करोगे? और इसका एक ड्रॉबैक है, एक तो कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव है, बट टाइम भी लगता है उसको ऐसे ऐसे जाने में। तो सीधा जाएगा तो कम समय में लगेगा, बट वो अब झिगजैग करके जा रहा है तो ज्यादा भी समय लग रहा है इसको ग्लोबल मिनिमा तक जाने के लिए। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इसका वॉइस जो नॉइज जो है, नॉइज बोलते हैं अब इसको, राइट। तो नॉइज रिमूव करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। तो एक टर्म यूज करेंगे यहाँ पे, मोमेंटम मतलब क्या, ये टर्म ऐड करना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये टर्म कैसे ऐड करेंगे? जैसे
अब यहाँ पे मूविंग एवरेज कब निकालते हैं हम? इन टर्म्स ऑफ टाइम, अगर कुछ डेटा है हमारे पास तो निकालते हैं जनरली। टाइम सीरीज में आप वो देखोगे कि मूविंग एवरेज निकालना, बट मैं बोलूं कि यहाँ पे कैसे वो यूज होता है मूविंग एवरेज। तो लेट्स से कि हमारे पास कुछ डेटा है और हमारे पास एक एक समय के बाद डेटा आ रहा है। एट टाइम t1 मेरे पास कुछ डेटा आ रहा है, तो ये डेटा पॉइंट का नाम b1 है। t2 टाइम पे मेरे पास एक डेटा पॉइंट आ रहा है, b2 आ रहा है। वैसे ही t3 टाइम पे मेरे पास जो डेटा पॉइंट आ रहा है वो b3 है, और t4 टाइम पे मेरे पास और एक डेटा पॉइंट आ रहा है, वो b4 है। तो ये होने के बाद मैं अब एक पैरामीटर इनिशियलाइज करता हूँ v नाम का एट t1, तो उसकी वैल्यू होगी b1। सिंपल, एट t1 वैल्यू होगी v1, सॉरी b1। बट अब ये vt2 की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे हम हमने मूविंग एवरेज निकालना शुरू कर दिया। प्रीवियस डेटा पॉइंट को अब हम कम वैल्यू देंगे। अब इसको थोड़ी सी कम वैल्यू असाइन करेंगे हम। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम के हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एकदम पीछे वाले को हम कम वैल्यू असाइन करेंगे और लेटेस्ट वाले को ज्यादा असाइन करेंगे। मतलब t4 कैलकुलेट करेंगे हम vt4, तो सबसे कम वैल्यू t1 की होगी, सबसे ज्यादा वैल्यू t4 की, t3 की होगी, फिर t2 की, फिर t1 की। ऐसे करते करते हम एक्चुअली आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये गामा नाम का पैरामीटर इनिशियलाइज करेंगे हम, काइंड ऑफ लर्निंग पैरामीटर। प्लस अब हम क्या करेंगे, v1 टर्म ऐड करेंगे प्लस b2, ये b2। अब यहाँ पे लेट्स से कि हमने कुछ ये नंबर इनिशियलाइज किया। ये नंबर जनरली 0 to 1 में वैरी होता है गामा का। जैसे 0.5 कर दिया हमने, तो 0.5 इंटू b1 प्लस b2 इंटू है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आधी कर दी हमने अब b1 की वैल्यू, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। 0.5 मतलब क्या करना, इसकी वैल्यू कम करना, आधी ही करना। अब हम क्या करेंगे, vt3 कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैसे करेंगे हम, गामा इंटू v2 प्लस b3, मतलब क्या, गामा इंटू v1 प्लस b2, राइट। गामा इंटू v1 प्लस b2 प्लस b3। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर दिया तो गामा स्क्वेयर इंटू v1, राइट, इंटू v1 प्लस गामा इंटू b2 प्लस ये b3, सेम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपने देखा ये वाला, तो यहाँ की वैल्यू, गामा की वैल्यू हर वक्त 0.1 में वैरी होती है। अब यहाँ पे वो वही गामा अगर 0.5 रख दिया है हमने, तो गामा स्क्वायर क्या होगा, 0.25 होगा। 0.25 इंटू v1, सॉरी b1, राइट। v1 की वैल्यू क्या है, b1 है, तो ये b1 प्लस 0.5 इंटू b2 प्लस b3 की वैल्यू 100%। बट जैसे जैसे मैं पीछे जाऊंगा वैसे वैसे इन डेटा पॉइंट्स की वैल्यू कम होती जाएगी, जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। वो डेटा पॉइंट का वेटेज कम कर रहे हैं हम, क्योंकि नए बैच पे आ गए हम b3 बैच वाइज में, और डेटा पॉइंट वाइज में एसजीडी में, एग्जैक्ट एसजीडी में सेम हो रहा है, ये जो हमें अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे b1 को काफी लेस इंपॉर्टेंस है। इसकी वैल्यू देखो 0.25 ओनली कर दिया हमने, 75% से कम कर दिया उसका वैल्यू, राइट, अराउंड। तो इसकी 50% ही वैल्यू रख दी हमने, और इसकी 100% रख दी। जैसे जैसे नए नए डेटा पॉइंट्स आते जाएंगे कैलकुलेट करने के लिए, लॉस कैलकुलेट करने के लिए, वैसे वैसे क्या करेंगे हम, प्रीवियस जो लॉस है, ये वाला लॉस, उसका वेटेज कम कर देंगे, क्योंकि वो अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा हमारे लिए। तो ये फिर हो कैसे रहा है, ये
एक फॉर्मूला से हो रहा है। अब हमें पता है ये फॉर्मूला W न्यू इक्वल टू W ओल्ड। आप बोलोगे कि एक फॉर्मूला में कैसे बैठ रहा है ये वाला, राइट, ये वाला सिनेरियो। तो DL बाई DW ओल्ड, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है, वो ऐसे W ओल्ड माइनस, अब ये यहाँ पे एक पैरामीटर आ रहा है गैमा T -1 माइनस n इंटू टर्निंग रेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट। बस ये वाला फॉर्मूला आ रहा है गैमा इंटू VT1। अब आप बोले कि ये गैमा तो आपको पता चल गया, गैमा तो 0 to 1 में कोई भी एक वैल्यू है, बट VT1 क्या है? अब यहाँ पे VT1 भी इस टाइप कैलकुलेट होगा, VT1 VT2 ये इस टाइप कैलकुलेट होगा कैसे कैलकुलेट हम देखेंगे। वो VT -1 कैसे कैलकुलेट होगा? ये होगा मोस्ट रिसेंट डेटा पॉइंट को 100% वेटेज देगा, 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट एट टाइम T, ये लेटेस्ट टाइम है हमारा, प्लस गैमा, अब यहाँ पे गैमा वैल्यू है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट, ये इससे कम है, T-1 है ये वैल्यू, प्लस गैमा का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट। अब यहाँ पे T-2 होगी, ये पुराना डेटा पॉइंट होगा, और ऐसे करते 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 हमें ये VT-1 ये वैल्यू मिलेगी। इसका कॉम्बिनेशन है वो। पहले तो ये इस बैच का कैलकुलेट किया, बैच वाइज जाना है तो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में हम रिकॉर्ड वाइज जा रहे हैं, तो रिकॉर्ड वाइज जा रहे हैं तो फिर भी यही यूज कर रहे हैं हम सेम। ये रिकॉर्ड सबसे लेटेस्ट रिकॉर्ड को ज्यादा वेटेज, उसका लॉस फाइंड आउट करना, उससे पिछले वाला रिकॉर्ड है जैसे कि X1 X2 X3 और Y, और लॉस कैलकुलेट कर रहे हो आप, Y हैट मिल गया आपको और लॉस कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसका लॉस को सबसे ज्यादा वैल्यू है उस लेटेस्ट लॉस को। मान के चलो कि टाइम के हिसाब से लेटेस्ट लॉस ये नहीं है, राइट, ये आप यहाँ पे 1 2 3 4 ये लेटेस्ट है, तो इसको सबसे ज्यादा वेटेज, फिर इसको और फाइनली फिर ये वाला आ गया, इसका लॉस को सबसे कम वेटेज। राइट, तो बस इतना ही डिफरेंस है उसमें। तो ये हो क्या रहा है फिर, ऐसे अगर जिगजैग पैटर्न तैयार हो रहा है इस टाइप से यहाँ तक जा रहा है, तो थोड़ा सा स्मूथली जाएगा, यहाँ फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, तो थोड़ा ऐसे 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 करते हुए हो जाएगा, स्मूथ हो गया, थोड़ा सा नॉइज रिड्यूस हो गया। ये समझ में आ गया आपको मोमेंटम? यस सर, क्लियर है। बाकी लोग, वेद, मोनिका, सर सुशांत, अजय, यस सर, क्लियर है। क्लियर है, राइट? ये सर फॉर्मूला पूछा नहीं जाता होगा इंटरव्यू? नहीं, अब इतना डिटेल भी कोई नहीं पूछता, बस आपको ये पूछेंगे इंटरव्यू में कि ऑप्टिमाइजर्स कौन कौन सी यूज किया आपने, और यही ऑप्टिमाइजर क्यों किया यूज, ये भी कभी कभी पूछेंगे। तो यही क्यों कर रहे हैं आप? अब आपने अगर बोल दिया कि नहीं मैंने ये मोमेंटम वाला यूज किया है, तो क्यों किया है? तो आपको ओवरऑल कंसेप्ट पता है कि ये नॉइज को रिड्यूस कर रहा है और स्मूथनेस ऐड कर रहा है मूविंग एवरेज से, बस इतना कंसेप्ट अगर पता है तो बोल दोगे, बट उतना भी नहीं कोई पूछता डिटेल में। तो पूछ भी लिया तो ये 2 लाइन सफिशिएंट है। चलो और एक ऑप्टिमाइजर्स देख लेंगे।
उसको बोलेंगे एडाप्टिव ऑप्टिमाइजर, एडाग्रैड। एडाग्रैड ऑप्टिमाइजर। अब ये एडाग्रैड मतलब एडाप्टिव ग्रेडियंट। एडाप्टिव ग्रेडियंट है ये। अब एडाप्टिव का मतलब क्या है? हम 1 मिनट में वो भी देखेंगे। चलो फिर से हम लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। फिर हम टी के टर्म्स में बोलना शुरू कर रहे हैं। एट टाइम टी, वेट एट टाइम टी इक्वल टू वेट प्रीवियस वेट t-1 माइनस लर्निंग रेट, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट, मतलब t-1 पे जो भी वेट था वो वाला वेट उठाएंगे हम। तो एडाप्टिव क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे हम? क्योंकि यहाँ पे लर्निंग रेट जो है हमारा वो हर बैच के लिए अब अलग अलग है। पहले हम क्या करते थे, लर्निंग रेट सेम रखते थे थ्रू आउट, हर लेयर में, हर न्यूरॉन के लिए, सबके लिए हमारा वेट सेम रहता था। अब लर्निंग रेट सेम रहता था। अब यहाँ पे अलग अलग हो रहा है, ये भी अलग अलग हो रहा है लर्निंग रेट भी। पहले हम सेम रखते थे, सेम फॉर ऑल द epochs. So here the question is, can we use different learning rate for each neuron for each hidden layer? ऐसा क्यों करना है? बट एक तो एक ही रखो ना, फिर अलग अलग क्यों रखना है? तो ये एक्चुअली कभी कभी हमें अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं, कभी कभी स्पार्स फीचर्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे टाइम काफी ज्यादा लगता है। स्पार्स फीचर्स कब मिलते हैं, किसी को पता है स्पार्स फीचर्स मतलब क्या? स्पार्स मैट्रिक्स, लॉट ऑफ जीरोस और थोड़ी कम वैल्यू। राइट। तो बहुत ज्यादा जीरो वैल्यू होती है जनरली। ये काउंट वेक्टराइजर में आप देखोगे, काउंट वेक्टराइजर जब यूज करोगे तब भी ऐसे फीचर्स तैयार होते हैं जहाँ पे काफी सारे 0 0 0 0 1 1 0 0 0 ऐसे करके फीचर्स तैयार होंगे मेरे पास। तो अगर इतने सारे ऐसे जीरोस आ गए तो काफी समय लगेगा फिर। तो लर्निंग रेट शुरुआत में हम ज्यादा रखेंगे और बाद में फिर कम कम करते जाएंगे। अब क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जल्दी पहुंचना है नीचे, राइट। काफी फ्लैट लग गया, यहाँ पे काफी जल्दी जल्दी पहुंचना है। तो कैसे करोगे फिर जल्दी जल्दी में? कभी कभी ये पॉइंट छूट भी जाएगा फिर लर्निंग रेट काफी बढ़ाओगे तो। बट ऐसे अगर टाइप डेटा आ गया तो काफी सारे अननेसेसरी जीरोस आ गए और उसमें लर्निंग रेट काफी कम रख दिया और वो धीरे 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 आ रहा है यहाँ पे, तो वक्त लगेगा ज्यादा। अगर मैं एडाप्टिवली वो चेंज कर रहा हूँ हर इपॉक में तो हो सकता है ज्यादा जल्दी जल्दी पहुंचे। जल्दी जल्दी मतलब यहाँ से यहाँ तक पहले पहुंचा ज्यादा है लर्निंग रेट, बट बाद में वो कम कम होता जाएगा। तो यहाँ पे मान के चलो कि ये ज्यादा है, फिर थोड़ा सा कम हो गया, फिर थोड़ा सा कम हो गया, फिर थोड़ा सा कम हो गया, फिर थोड़ा कम 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 और कम करते करते यहाँ पे आ गया। तो ये ऑप्टिमम वे है यहाँ तक पहुंचने का, कि पहले ज्यादा ज्यादा स्टेप ले लो फिर बाद में कम करते रहो उन स्टेप्स को। तो यही हो रहा है यहाँ पे पैराग्राफ में। एक तो स्पार्स फीचर्स होते हैं, दूसरे डेंस फीचर्स होते हैं। ये दोनों के लिए भी काम आता है वैसे तो। यहाँ पे मेनी फीचर्स आर नॉन जीरो। और एडाग्राड कैसे फिर काम करता है आप बोलोगे कैसे? यहाँ पे ये मॉडिफाई कैसे हो रहा है फिर फंक्शन? तो यहाँ पे ये मॉडिफाई, यहाँ पे t-1 है, लर्निंग रेट है, तो लर्निंग रेट एट t होगा और लर्निंग रेट एट t की वैल्यू क्या होगी?
वो होगी लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय, ये इनिशियल है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक वैल्यू होगी अल्फा टी प्लस इप्सिलॉन, ये फॉर्मूला होगा इसका। अब ये इनिशियल डिवाइडेड बाय, मतलब ये नंबर अब कम होता जाएगा जब डिवाइड में कुछ भी आ गया, तो जैसे 10 पहला है, फिर 10 डिवाइडेड बाय 2 आ गया तो ये 5 हो गया, फिर 5 डिवाइडेड बाय 2 आ गया तो ये 2.5 हो गया, ऐसे करते करते ये देखो ये कम कम होता जा रहा है इस टाइप से। तो इसलिए ये डिवाइड में हमने एक फॉर्मूला ऐड कर दिया, अंडर रूट ऑफ अल्फा टी प्लस एप्सिलॉन। अब आप बोलोगे कि इप्सिलॉन क्यों ऐड किया? कभी कभी ये अगर जीरो आ गया, मिल गया हमें, तो ये पूरी टर्म जीरो ना हो जाए, इसलिए ये स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ये फिक्स है। आप बोलेगे फिर ये फिक्स नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये फिक्स नहीं है, इसकी भी एक वैल्यू है, अल्फा टी इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू टी डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ये ओल्ड वेट। ये फॉर्मूला होता है इसका, ये अल्फा टी का। ये कभी कभी जीरो होता है, आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉस जीरो होता है, तो जीरो होने के बाद ये पूरा जीरो ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा एक मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। कभी ये लोकल मिनिमा तक आ गया और ये जीरो हो गया, तो इसके लिए इप्सिलॉन की वैल्यू रखी है। सो इफ दिस इज द बिगर वैल्यू, आवर एन टी डिक्रीजेस एज द इटरेशन गोज ऑन, इटरेशन वाइज ये वैल्यू फिर कम 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 होती जाएगी, एंड वेट अपडेशन विल डिक्रीज स्लोली। वेट अपडेशन पहले ज्यादा था, फिर बाद में कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम 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 होते जा रहा है। इसका भी एक ड्रॉबैक है, अगर क्या होगा अगर यहीं पे वो खत्म हो गया आने के बाद, कोई बढ़ी नहीं रहा, मतलब ये ऑलमोस्ट ना के बराबर मूव हो रहा है। ये पॉजिटिव के कारण तो होगा, मूव तो होगा, बट काफी फिर इसको भी वक्त लगता है कभी कभी। अगर काफी छोटी स्टेप से इनिशियलाइज हो गया और छोटी 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 करते 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 वो काफी वक्त ले रहा है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है इसमें, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसलिए और भी ज्यादा हम कुछ ऑप्टिमाइजर देखेंगे जो इसका भी ड्रॉबैक हम वहां पे रिड्यूस करेंगे। चलो, ये अडॉप्टिव पता चल गया, काफी सिंपल सिंपल है, राइट? और इंट्यूटिव वे में इसका एक्सप्लेनेशन भी है हमारे पास। और भी है, ADA डेल्टा है, RMS प्रॉप है, एडम तो है ही, हम वो धीरे धीरे देखेंगे। मतलब 2-3 ऑप्टिमाइजर्स, ये मेनली तो अब तीन ही बचे हैं वैसे, तो वो एक बार देखेंगे हम, और उसके बाद नया टॉपिक, फिर आज या कल सारी थ्योरी खत्म हो जाएगी हमारी। कल लेक्चर थोड़ा सा लेट रखेंगे हम, क्योंकि 10 से मुझे लगता है 10:30 बजे तक एक मेरा कॉल है। 1 मिनट में कंफर्म करता हूँ आपको। ठीक है, 10:30 11:15 बजे रखेंगे आप, मैं अपडेट करता हूँ टाइमिंग आपको शाम तक, बट हाँ 10:30 या फिर 11:15 इस बीच में क्लास होगा। और चलो कुछ रिवाइज करते हैं, सिर्फ एक्टिवेशन फंक्शंस रिवाइज करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हमने कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन देखा था?
रेलू sigmoid, सिग्मॉइड, रेलू भी देखा था, रेलू बाद में, बट बेसिक फंक्शन हमने हाँ सिग्मॉइड देखा था। अब सिग्मॉइड फंक्शन का फॉर्मूला बताओ। सर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर -5। वेरी गुड। सर उसका फॉर्मूला ऐसा बन सकता है क्या? y हाँ हाँ विवेक बोलो पहले आप। e टू द पावर z अपॉन 1 प्लस e टू द पावर z, ऐसा बन सकता है क्या उसका? जेड अपॉन हाँ, e टू द पावर z डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर z, नहीं 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 थोड़ा मॉडिफाई कर सके। हाँ नहीं, 1 ही होना चाहिए वहां पे, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर जेड ही होना चाहिए वैसे तो। अगर कहीं पे वो फॉर्मूला लिखा है तो आर्टिकल भेज दो मुझे, मैं एनालाइज करूंगा उसको। ठीक है। वो किसी दूसरे का है, उसमें किसी में है ये क्या आ जाए? ये दूसरे सर किसी फंक्शन और का है, ऐसा बोल रहे किसी हैं। और फंक्शन का है ये बता रहे हैं। कौन से फंक्शन का? हाँ 1 प्लस e की पावर, याद नहीं आ रहा था फंक्शन कोई है उसका है। हाँ वो कुछ अलग फंक्शन का होगा, वो एक बार चेक कर लो आप, सिग्मॉइड का नहीं है। अब एक बेसिकली, हाँ मोनिका आप कुछ बोल रही थी, वाई का कुछ बोल रही थी आप। नहीं सर कुछ नहीं। ठीक है, अब एक तो ये बताओ कि एक्टिवेशन फंक्शन ही हम बेसिकली क्यों नहीं यूज करते, का मतलब क्यों यूज करते हैं? सीधा जो मतलब आउटपुट आ रहा है वही पास क्यों नहीं हो रहा है अगले लेयर के लिए? W इंटू एक्स है तो एज इट इज क्यों पास नहीं हो रहा है? तो थोड़ा बायस हमने ऐड कर दो उसमें। बायस भी टर्म ऐड करो फिर, हाँ ऐड कर दो ना और पास कर दो ऐड करके बायस टर्म। नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए। हाँ वेरी गुड, लीनियर हो नॉन जाएगा। लीनियरिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, नहीं तो फिर हर वक्त लीनियर रिग्रेशन का आउटपुट मिलेगा हमें। नॉन लीनियरिटी ऐड करोगे तभी तो आप क्लासिफिकेशन के लिए यूज करोगे या फिर अलग अलग टास्क के लिए यूज करोगे, नहीं तो फिर हर बार क्या होगा, या लीनियर काइंड ऑफ फंक्शन मिलेगा, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 बीटा 2 x2, यही इक्वेशन मिलता रहेगा बार बार हमें, तो लीनियर ही इक्वेशन मिलेगा। नॉन लीनियरिटी ऐड करनी पड़ेगी हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जैसे क्लासिफिकेशन है, इसलिए एक्टिवेशन फंक्शंस यूज करते हैं हम। तो सबसे सिंपल आपने बोला कि पहला एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड है, तो सिग्मॉइड के कुछ ड्रॉबैक्स है, क्या था वो ड्रॉबैक? उसकी वैल्यू 0 to 1 रहती है बिटवीन। 0 to 1 वैल्यू रहती है, तो उसका ड्रॉबैक क्या बनता है फिर? सर कहीं वो क्या होता था, वो 0 कर देता था जिसका लॉस वाला, उसे वो दोनों वेट बराबर हो जाते थे। हाँ 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 दोनों फिर वेट बराबर हो जाते थे, ओल्ड और न्यू वाली। तो उसको टेक्निकली क्या बोलेंगे आप? इससे वो कहते थे वैनिशिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम। हाँ वैनिशिंग। वेरी गुड, वैनिश हो रहा है वहां पे ग्रेडियंट, क्यों हो रहा है वैनिश? क्योंकि सिग्मॉइड फंक्शन का आउटपुट 0 to 1 में वैरी होता है और उसका डेरिवेटिव 0 to 0.25 में वैरी होता है, उस वजह से क्या हो रहा है, वो बहुत डेरिवेटिव बहुत छोटा हो रहा है, वो डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट, और वो 0 होने के कारण हमारा नया वेट और पुराना वेट सेम ही रह रहा है, वो अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो काइंड ऑफ ग्रेडियंट ही हमारा वैनिश हो रहा है, स्लोप वैनिश हो रहा है। उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया फिर आपने ये अवॉइड करने के लिए? रेलू। रेलू यूज किया। रेलू का फुल फॉर्म क्या है? हाँ रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। रेक्टिफाइड लीनियर बोला है तो लीनियर का मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव वैल्यू के लिए सेम वैल्यू देगा y की, और निगेटिव के लिए क्या देगा? निगेटिव y आ गया तो
जीरो होगा। 0. वो हमेशा 0 रहेगा। y आ गया तो इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू तो आ गई है हमारे पास, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 अप टू बीटा n xn है। अब हमें उस y को एक्टिवेशन फंक्शन में डाल देना है। अब एक्टिवेशन फंक्शन रेलू क्या बोलता है, रेलू का एक्टिवेशन फंक्शन बोलता है कि मैक्स ऑफ 0, y। मतलब क्या, y की वैल्यू y ही रखो अगर y पॉजिटिव है तो, और y की वैल्यू निगेटिव है तो जीरो कर एक्टिवेशन फंक्शन का आउटपुट जो होना चाहिए 0 होना चाहिए बोलता है। वो है अपना रेलू फंक्शन। अब रेलू का डेरिवेटिव कैसे वैरी होता है, ये सर 0 से 1 to 0 means y greater than 0 होगा 0 to तो 0.5 वैल्यू होता है। 1 होगी। डेरिवेटिव 1 आएगा ऑलवेज, मतलब वो tan 45 रहता है। डेरिवेटिव तो 0 to 1.5 आएगा। किसी ने आंसर बता दिया इस 1 मिनट में, फिर मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था नेट। रेलू एक प्रॉब्लम पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, क्या क्या डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा tan 45 ऑलवेज, एक कांस्टेंट लाइन है इसलिए, और tan 45 की वैल्यू 1 आती है हमेशा। 1 आती है हमेशा, तो 0 to 1 में वैरी होता है वो, राइट। सॉरी 1 रहता है हमेशा, राइट। और पॉजिटिव का 1 और नेगेटिव का 0. हाँ, पॉजिटिव का 1 और निगेटिव का 0 हो रहा है अब यहाँ पे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव 0 निगेटिव का 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली निगेटिव का या फिर 0 का उन्होंने हार्ड कोडिंग करके रखी है, वो 0 ही कर दिया है। बट उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, डेड न्यूरॉन का प्रॉब्लम, डेड एक्टिवेशन फंक्शन या डेड न्यूरॉन, राइट। न्यूरॉन डेड हो रहा है यहाँ पे, ये हमने पढ़ा था, इसलिए लीकी रेलू लेके आए हम, लीकी रेलू का कंसेप्ट। और लीकी रेलू के बाद कौन से पढ़े थे हमने एक्टिवेशन फंक्शन, एक ईलू था, ईलू था, वेरी गुड। और पैरामेट्रिक रेलू, स्विस रेलू, सॉफ्ट प्लस, सॉफ्ट मैक्स। गुड। इतने सारे फंक्शंस थे, इनके अलग अलग भी पढ़ा था। tan h है, वैसे स्टेप फंक्शन भी आता है, कुछ स्टेप फंक्शन भी होता है, वो भी देख लो। ये सारे फंक्शंस है सिंपल। और एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, वो क्यों होता है, वेट रिड्यूस करने के लिए। तो वेट के कारण। वेरी गुड। वो होता है वेट के कारण, वेट प्रॉपरली इनिशियलाइज नहीं हुए तो एक्सप्लोड होते हैं, वेट काफी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, कभी काफी उनकी वैल्यू हाई हो जाती है, राइट। वो हमने प्रॉब्लम देखा। वैसे ही एक क्रोनोलॉजिकली समझो इन सारे कंसेप्ट्स को, कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, तब वो ज़्यादा याद रहेगा आपको। ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट्स अब एकदम क्लियर है, वो काफ़ी, मुझे तो बहुत सही लग रहा है। इवन सुशांत, मोनिका स्पेशली, राइट, फिर से आप आंसर दे रही हो, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि आपको सारे कंसेप्ट्स पता चल रहे हैं धीरे धीरे।
जो आप 5 लोग बचे हो तो सबका ट्रांजिशन होके ही रहेगा या फिर राइट। बट हाँ, ये जीसीपी वाला आपको देखना है, ठीक है। जीसीपी कंप्लीट करना है। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।